गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 की बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम। ठीक है, ये क्लास 7 का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का है। इसमें हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे कि एक 17th सेंचुरी में एक मेन डायनेस्टी आई थी जो बहुत ही फेमस थी, जिसका नाम था राजपूत। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके सिस्टम क्या थे, उसके इकोनॉमिक पावर क्या थे, उसके पॉलिटिकल पावर क्या थे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या थे, उसके कास्ट सिस्टम कैसे थे, उसमें स्टोर की स्टेटस क्या थी, ये सारे बातों के डिस्कशन इसमें करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं इसमें कब आया था स्टूडेंट, तो 17th सेंचुरी में। ठीक है, ये न्यू किंगडम हुआ था यानी राजपूत पीरियड का, वो 17th सेंचुरी में। याद रखेंगे पहला पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे डायनेस्टी आए थे इस समय, लेकिन उनमें से एक फेमस था। कौन सा, तो ये राजपूत। ये एक दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है राजा और ये एक होता है पुत्र। ठीक, इसका मतलब हो गया कि सन ऑफ किंग्स, सन ऑफ किंग्स यानी द सन ऑफ रूलर, यानी राजा का पुत्र। इस वर्ड का मीनिंग होता है किसका, राजपूत का। तो ये सिस्टम चलता आ रहा था। ठीक है, उसके बाद से लेटर जैसे जैसे होते गए इसमें बहुत सारे डिवीज़न हुए। ठीक है ना, कास्ट सिस्टम के आधार पर बहुत सारे वॉरियर्स हैं वगैरह है। ठीक है, तो इनमें से जो राजपूत पीरियड थे उनमें ने पोएट ने कुछ इनको प्रमुख चीज़ों में बांट रखा था। एक होता था गुर्जर प्रतिहार, ये भी राजपूत होते थे। राष्ट्रकूट, पल्लव और चौहान। ठीक है, अलग अलग देश, अलग अलग एरिया में फैले हुए थे राजपूत। तो याद रखना इसमें स्टूडेंट कि इनका 17th सेंचुरी में हुआ, ओरिजिन हुआ। ठीक है, राजपूत का मीनिंग होता है द सन ऑफ रूलर। और दूसरी चीज़ इसमें याद रखेंगे स्टूडेंट कि इनका जो ग्रुप था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में स्टूडेंट, 4 पार्ट में। एक आता था आपका कौन सा, तो गुर्जर प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट, एक पल्लव और एक चौहान। ये अलग अलग एरिया में इंडिया में फैले हुए थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे दिया स्टूडेंट कि इकोनॉमिक पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थे इनके राज में। तो एक वर्ड आता है जागीरदार, जरा इनका मतलब समझ लेते हैं और फेडरलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। फेडरलिज्म में मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो जागीरदार होते थे उनको नौकरी के पैसे में बदले, जब वो राजा के यहाँ नौकरी करते थे, मान लो कोई किंग है। ठीक है, किंग के यहाँ कोई जागीरदार नौकरी कर रहा है, तो नौकरी के बदले उसको पैसे मिलने चाहिए यानी रेंट मिलने चाहिए, लेकिन वो रेंट नहीं मिलता था। उसके बदले उसको ज़मीन मिलती थी। बाय द वे, अगर वो एक महीने में अगर उसके यहाँ एक टुकड़े ज़मीन मिल गए, जैसे हमारे यहाँ है कि कोई 1 मंथ काम किया, कोई 1 डे काम किया, तो उसको पेमेंट मिलता है। उसी तरह राजपूत पीरियड में क्या था कि कोई राजा के यहाँ काम करता था तो उसे क्या मिलता था, उसके बदले उसको ज़मीन मिलती थी, यानी लैंड एक्सचेंज होते थे। आई बात समझ। तो एक जागीरदार के पास बाय द वे बहुत ज़्यादा हो जाएगा लैंड, इसलिए कहा जाता है कि जागीरदार एक मोस्टली रूप से किंग के बाद सबसे अच्छे पोजीशन पर जो था वो कौन था, तो जागीरदार थे। ठीक है, तो जागीरदार का मतलब समझ में आ गया। तो जागीरदार उसको बोलेंगे जिसके पास लैंड एरिया के पूरे इलाके जो किंग्स के द्वारा लेता था उसका वो मालिक होता था, यानी हेड होता था। आई बात समझ। ये मोस्टली रूप से किंग से क्या होता था स्टूडेंट, रिलेटेड होता था। किससे रिलेटेड होता था। और इसका पेड एनुअल रिवेन्यू भी क्या था, फिक्स था। ये नहीं होता है पेंशन, इसका पेंशन भी क्या था, एकदम फिक्स था कि उसको रिवेन्यू उसमें से मिलता रहेगा। कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर, वो जो किससे कलेक्ट करता था, फार्मर से। फॉर एग्जांपल है, मान लो राजा ने इसको ज़मीन दे दी पेमेंट के बदले। अब ये पेमेंट के बदले ये ज़मीन ले लिया, इस ज़मीन में उसने बहुत सारे पीजेंट को यानी कि फार्मर्स को इकट्ठा किया और बोला कि आप इस पे खेती कीजिए और उसके बाद जो बचेगा हमको उतना दीजिएगा। ठीक है ना, तो उस लैंड का जो एरिया होता था उसके बदले वो रिवेन्यू लेता था किससे, जागीरदार, फार्मर से। जागीरदार जो होता था फार्मर से लेता था। अब ये जागीरदार से कौन लेगा स्टूडेंट, किंग्स, यानी किंग्स रिलेटेड था किससे, जागीरदार से। और जागीरदार किस पर डिपेंडेंट था, फार्मर पर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। आगे आता है स्टूडेंट कि इन सब के अलावा
इसके पास एक और पावर था कि आर्मी को कंट्रोल करता था। किसको कंट्रोल करता था? आर्मी को। मैंने बता ही दिया कि जागीरदार के बाद, अगर किंग्स के बाद किसी का पोजीशन था तो वो किसका था? जागीरदार का। लेकिन इसके बावजूद उसके पास क्या मिलता था स्टूडेंट? कि वो आर्मी को पूरा कंट्रोल करेगा, उनको पेमेंट देना, उनमें वैकेंसी निकालना कि कौन किसको बुलाया जाएगा आर्मी में, ये सारे कार्यक्रम कौन देखता था स्टूडेंट? तो जागीरदार। ये सिर्फ राजपूत पीरियड में होते थे। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद ये मिलिट्री पावर देता था किसको? जैसे मान लो कोई जागीरदार है, ठीक है, ये जागीरदार अपने बहुत बड़ा मालिक बन गया, जमींदार जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जमींदार या जागीरदार, ठीक है। तो अभी जागीरदार जो है अपने यहाँ हमारा आर्मी को कंट्रोल किया। अब मान लो किसी राजा से, फॉर द एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होगा तुम लोग, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इनके यहाँ लड़ाई हो गई, मान के चलो मोहम्मद गौरी से। अब मोहम्मद गौरी क्या, पृथ्वीराज के चौहान क्या सैनिकों की कमी है, तो अब ये जागीरदार से कांटेक्ट करेंगे, किसी जागीरदार से जो इनके अंडर कंट्रोल होगा, उससे बोलेंगे कि मुझे 200 सैनिकों की ज़रूरत है। तब ये जागीरदार क्या करेगा? 200 सैनिकों को सेंड करेगा, यानी भेजेगा, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल सिस्टम जो सैनिकों का था वो किस पर था? जागीरदार पर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ये ऐसे सिस्टम चलाते थे। बाय द वे इनमें भी कोई छोटा होगा और बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, छोटा होगा? फॉर द एग्जांपल मान लो किसी जागीरदार के पास जो पुरानी नौकरी कर रहा है, ये बहुत दिनों से राजा क्या नौकरी कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा लैंड होंगे, ठीक है। कोई जागीरदार के पास क्या होगा स्टूडेंट? बहुत कम लैंड होगा। कोई ऐसा भी होगा कि जिसको अभी शुरुआत किया होगा राजा के यहाँ, उसके यहाँ कम लैंड होगा। तो ऐसे सिस्टम तो ये आपस में कि इनके प्राउडी जो थे, यानी प्राउडी मतलब घमंडी जो थे इनके मन में, ये घमंड था जो आपस में इनको क्वेरल करता था, यानी आपस में झगड़ते रहते थे। इनका कोई पॉलिटिकल विज़न नहीं था। यानी नहीं होता है कि पूरे एक साथ काम करेंगे, नहीं, जो जितना राजा को खुश रखेगा उतना उसका पावर बढ़ता जाता था, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होते थे? लड़ते रहते थे। इनका कोई प्रिंसिपल नहीं था और ये पूरी तरह से एक दूसरे से क्या होते थे? अलग रहते थे और लड़ते रहते थे, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये इनका सिस्टम चलता रहता था। आगे दिया है द सोर्स ऑफ इनकम। इनका इनकम क्या था, ज़रा इसको देख लेते हैं। हाँ, ज़रा यहाँ समझते हैं। मान लो कोई जागीरदार है, उसका इनकम कैसे आएगा, ठीक, या किंग का इनकम कैसे बढ़ेगा? ये लैंड है, ठीक, ये लैंड है। अब जागीरदार ने लैंड पर क्या कर दिया? बहुत सारे खेतों को किसानों को दे दिया, और उसका स्टूडेंट बोलता था कि आप हमें 1/6 से लेकर 1/10 तक क्या देंगे? इसका हिस्सा देंगे जो आप फसल बोएंगे। मान लो कि कोई जागीरदार ने 18 बोरे यानी 18 सैक्स जो अनाज निकाले गेहूं के, ठीक है ना, उसमें से स्टूडेंट्स 18 अगर वेट निकाल दिया, 18 सैक्स यानी 18 बोरे अगर गेहूं निकाल दिया, तो उसमें से उसको जागीरदार को मालूम है कितना देना पड़ता था? 1/6। 1/6 18 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 3 जा 18, यानी वो अब 17 बोरे अपने पास रख लेगा और 1/6 यानी 3 बोरे किसको दे देगा स्टूडेंट? गेहूं का जागीरदार को। अब ये जागीरदार उठेगा तो इसमें से उसको देगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि 1/10 निकलता था, ठीक है ना, कहीं कहीं। लेकिन अधिकतर इलाकों में 1/6 निकलता था। ये इनका इनकम होता था, जिससे ये क्या करते थे, लोग एक दूसरे को वो करते थे। समझ में आ गया? तो ये इनका इनकम था। आगे दिए स्टूडेंट, कुछ इलाके दिए हैं मैप में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया स्टूडेंट आगे कि इनका एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप को बोलते थे हम स्टूडेंट गिल्ड्स, ठीक है ना। व्यापारियों का एक ग्रुप होता था, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, आजकल हम लोग करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर के ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह जो मर्चेंट होते हैं ना, उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्ड्स। आई बात समझ में? ये एक दूसरे से व्यापार के रास्ते खोजते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तो उनको बोलते थे गिल्ड्स, ठीक है। आई बात समझ में? आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि आर्मी कंट्रोल कैसे थी इसमें, ठीक है। तो राजपूत आर्मी वॉज कंपोज्ड ऑफ इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि जो राजपूत आर्मी थी वो किसके कंट्रोल में थी? पहले ही मैंने बता दिया, जागीरदारों के कंट्रोल में थी।
एलिफेंट, इनमें एलिफेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता था आर्मी के लिए। एलिफेंट, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता था और एलिफेंट को बढ़ावा देते थे, यानी सवारी के लिए राजपूत पीरियड में, ठीक है ना। आपने पृथ्वीराज चौहान को देखा होगा, उनका अगर पिक्चर कहीं भी देखेंगे तो वो एलिफेंट पर बैठे हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या है को राजपूत राजाओं में ऐसे एलिफेंट सवारी को बहुत ज़्यादा है रादर देन घोड़े की जगह पर। इसका मतलब कि घोड़ा उनके लिए यानी हॉर्सेस उनके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना कि एलिफेंट था आर्मी के लिए। आई बात समझ। कहा जाता है कि ये बहुत ही ब्रेव थे, स्ट्रेंथ थे, लेकिन एक कमज़ोरी थी कि इनका पॉलिटिकल जो यूनिटी था, यानी एक दूसरे से, मैंने अभी बनाया ना कि एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, यानी एक दूसरे से अलग रहते थे, ठीक है। आई बात में, ये इनका इनसाइड स्टोरी था, इनका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं था। आई बात में, यानी एक ये बहादुर तो थे लेकिन इनका कोई पॉलिटिकल इंसाइट, यानी एक दूसरे से ये रहते मिलकर नहीं रहते थे, यानी क्रूएल करते रहते थे आपस में। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे कास्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।